अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं जी। वाटरफॉल मॉडल है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है। बीएस स्टूडेंट की जो कोर्स आउटलाइन है ये उसमें है। हिस्ट्री अगर हम इसकी देख लें तो द फर्स्ट फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वाटरफॉल मॉडल इज़ ऑफन साइटेड एज अ 1970s आर्टिकल बाय विंस्टन डब्ल्यू रॉयस. Royce presented this model as an example of a flawed, non-working model. It has been widely used for software projects ever since. तो पहली जो इसकी डिस्क्रिप्शन आई थी वो 1970s में आई थी और ये एक अमेरिकन जो है वो साइंटिस्ट था विंस्टन रॉयस, उसने प्रेजेंट किया था। ये एक इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू यूज़ मॉडल था और ये मॉडल जो है सजेस्ट करता है एक सिस्टमैटिक सीक्वेंशियल अप्रोच जिसके थ्रू जो है उसको फॉलो करते हुए सॉफ्टवेयर को बेसिकली डेवलप किया जाता है। और वाटरफॉल मॉडल जो होता है इसको एक लीनियर अप्रोच भी कहते हैं, लीनियर या सीक्वेंशियल अप्रोच भी कहते हैं। वाटरफॉल में बेसिकली जो काम होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है मल्टीपल जो प्री डिफाइंड फेजेस होती हैं उसमें, और डिफरेंट फेजेस जो होती हैं वाटरफॉल मॉडल में वो प्रोग्रेस करती हैं सिक्वेंशली डाउनवर्ड लाइक अ सिक्वेंशियल फ्लो इन द वाटरफॉल। यानी वाटरफॉल मॉडल इज़ अ लीनियर एंड सिक्वेंशियल अप्रोच आर क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. थिंक ऑफ इट लाइक अ वाटरफॉल वेयर ईच स्टेप फ्लोज डाउन टू द नेक्स्ट वन आफ्टर द अदर. यानी एक वाटरफॉल की तरह होता है जिसमें हर जो फेज़ होती है वो डिपेंड करती है प्रीवियस पे, यानी जो फर्स्ट फेज़ होगी उसकी जो आउटपुट होगी वो नेक्स्ट फेज़ के लिए एज इनपुट काम करेगी एंड इसी तरह जो है वो नेक्स्ट चलता जाएगा. सो एक इसमें रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि जब आप नेक्स्ट फेज़ पे चले जाते हो तो प्रीवियस में आने का कोई रास्ता नहीं होता. जिस तरह पानी एक डायरेक्शन में फ्लो करता है इसी तरह जो वाटरफॉल मॉडल होता है वो लीनियर या सीक्वेंशियल अप्रोच है, एक सीक्वेंस में चलता है, सिस्टमैटिक अप्रोच है, स्टेप बाय स्टेप जो होता है वो फेजेस को कवर किया जाता है. सो अब हम स्टार्ट करते हैं जी इसकी डायग्राम. तो डायग्रामेटिकली अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले आ जाती हैं रिक्वायरमेंट्स, देन होता है डिज़ाइन, देन डेवलपमेंट, देन टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस. तो ये सारी इसकी फेजेस हैं जो कि एक स्टेप में फॉलो की जाती हैं. सो फर्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग. First of all, the project requirements are gathered and documented. This is where the goals of the software are defined. सबसे पहले क्या होता है इस फेज़ में कि जितनी भी पॉसिबल रिक्वायरमेंट हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम की जिसको हमने डेवलप करना है वो गैदर कर ली जाती हैं. किससे? कस्टमर से. और उन गैदर्ड रिक्वायरमेंट्स को फिर एनालाइज किया जाता है. जो डेवलपर होता है वो उन रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करेगा और फिर वो एक डॉक्यूमेंट तैयार करता है जिसको बोलते हैं SRS यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट. उसमें रिटन फॉर्म में वो सारी जो उसने रिक्वायरमेंट्स हैं वो लिख ली. अब वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिकली वो टू टाइप्स की होती हैं. एक उसमें आ जाती हैं फंक्शनल एंड एक उसमें होती हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. उसके बाद नेक्स्ट फेज़ आ जाती है सिस्टम डिज़ाइन फेज़. सिस्टम डिज़ाइन फेज़ में क्या होता है? बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स द सिस्टम डिज़ाइन इज़ created. This include both high level architecture and detailed design. तो सिस्टम डिज़ाइन बेसिकली उन रिक्वायरमेंट्स पे बेस करता है जिसके अकॉर्डिंग देन हम सॉफ्टवेयर को तैयार करते हैं या सिस्टम का एक डिज़ाइन जो होता है वो तैयार किया जाता है. अब इसमें बेसिकली जो पिछले स्टेप में हमने SRS डॉक्यूमेंट तैयार की है उसकी बेस पे हम इस पे काम करेंगे, सिस्टम डिज़ाइन उसके अकॉर्डिंग तैयार करेंगे. यानी SRS डॉक्यूमेंट में जो रिक्वायरमेंट लिखी गई हैं उनको कन्वर्ट कर लिया जाएगा, उनको ट्रांसफॉर्म कर लिया जाएगा एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में. और जो मॉडल होगा वो यानी जो मॉडल होगा वो किस को फॉलो करेगा? वो SRS डॉक्यूमेंट को फॉलो करेगा. और जो मॉडल की लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होगी कैन बी एक्सेस्ड फॉर द क्वालिटी बिफोर कोडिंग. यानी पहले लॉजिकल मॉडल तैयार होगा फिर उसके अकॉर्डिंग कोडिंग फेज़ आएगी और कोडिंग लिखी जाएगी डिफरेंट प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस होती हैं उनको फॉलो करते हुए. और जिस तरह SRS डॉक्यूमेंट होती है सिस्टम का डिज़ाइन जब तैयार किया जाता है तो उसको भी डॉक्यूमेंटेशन उसकी भी की जाती है, उसको भी रिटन फॉर्म में अपने पास सेव कर लिया जाता है. और फिर डिज़ाइन की बेस पे जो है वो आगे क्या होता है फ्लो चार्ट्स तैयार किए जाते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम्स तैयार की जाती हैं, एल्गोरिदम्स तैयार किए जाते हैं. ये सारा काम सिस्टम डिज़ाइन फेज़ में होता है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इम्प्लीमेंटेशन फेज़. और इम्प्लीमेंटेशन में आ जाती है टेस्टिंग वगैरह. तो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में क्या होगा? नाउ द एक्चुअल कोडिंग और डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर हैपन्स. टेस्टिंग इसमें है वंस द सॉफ्टवेयर इज़ बिल्ड इट्स टेस्टेड टू फाइंड एंड फिक्स एनी इश्यूज आर बग्स.
इसमें फिर हमारे पास डिफरेंट तरह की जो है वो टेस्टिंग्स आ जाती हैं। तो इस फेज़ में बेसिकली होता क्या है कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो होता है अब उसको ट्रांसलेट किया जाएगा सोर्स कोड में। कोई भी सूटेबल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको लेकर उसका जो है वो सोर्स कोड तैयार कर लिया जाएगा। मोस्ट केसेस में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम जो होता है वो पहले डेवलप किया जाता है स्मॉल प्रोग्राम्स में, जिनको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग या यूनिट्स या मॉड्यूल्स, और फिर उन मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके नेक्स्ट फेज़ में जो है वो इकट्ठा कर लिया जाता है, कंबाइन कर लिया जाता है, और एक एक जो मॉड्यूल होता है उसको टेस्ट किया जाता है तो उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। और जब सारे मॉड्यूल्स को कंबाइन करके उनको इंटीग्रेट करके एक ही दफ़ा में टेस्ट किया जाता है तो उसको बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग। सो ईच जो यूनिट होगा उसको टेस्ट किया जाएगा और उसकी जो फंक्शनैलिटी है पहले उसको वेरीफाई किया जाएगा, और इंडिविजुअल यूनिट्स को जब टेस्ट किया जाएगा तो इसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। और आउटपुट होती है इस फेज़ की मल्टीपल यूनिट्स की फॉर्म में, वो आउटपुट जब आती है तो फिर उसको कंबाइन कर लिया जाता है और फाइनली हमारे पास एक प्रोडक्ट तैयार हो जाती है, एक कोड तैयार हो जाता है, वेल रिटन कोड जो है वो हमारे पास तैयार हो जाता है, और इसको बोलते हैं कोडिंग फेज़ या डेवलपमेंट फेज़। और जब सारे सिस्टम को इकट्ठा टेस्ट किया जाता है दैट इज़ सिस्टम टेस्टिंग। अब इसमें फर्दर आ जाती हैं अल्फ़ा टेस्टिंग होती है, बीटा टेस्टिंग होती है एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। अल्फ़ा टेस्टिंग में क्या होता है, जो डेवलपर खुद करते हैं कोड की, जो उन्होंने कोड तैयार किया उसकी वो खुद टेस्टिंग करेंगे, दैट इज़ अल्फ़ा टेस्टिंग। और बीटा टेस्टिंग कौन सी होती है, जो कि जो फ्रेंडली यूज़र्स होते हैं रियल वर्ल्ड में उनको दिया जाता है और वो उसको टेस्ट करते हैं। एंड फाइनली आ जाती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जो कि कौन करता है, यूज़र्स करते हैं, और उसके बाद जो उसको यूज़र्स अप्रूव करते हैं, यानी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज़ डन फॉर फाइनल अप्रूवल। देन हमारे पास नेक्स्ट फेज़ आ गई डिप्लॉयमेंट। अब जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली तैयार कर दिया गया है, अब उसको डिप्लॉय किया जाएगा, यानी उसको मार्केट में यूज़ के लिए यूज़र्स को दे दिया जाएगा, डिलीवर कर दिया जाएगा। सो इसमें क्या होगा, इस फेज़ में सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारा तैयार हुआ है उसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा और उसको प्रैक्टिकली अब यूज़ किया जा रहा है। जब एक दफ़ा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया जाएगा तो वो एंड यूज़र्स को अवेलेबल होगा, और सम टाइम दिस फेज़ आल्सो इंक्लूड ट्रेनिंग यूज़र टू द सिस्टम, यानी इसमें जो है वो यूज़र्स को बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। एंड द फाइनल स्टेज इज़ मेंटेनेंस स्टेज। मेंटेनेंस स्टेज में क्या होगा, वंस द सॉफ्टवेयर इज़ लाइव it enters the maintenance phase where any issue or bugs are fixed and updates are made। यानी डिलीवर करने के बाद सिस्टम को फिर उसमें जो इम्प्रूवमेंट्स लाई जाती हैं यूज़र्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसमें जो चेंजिंग्स की जाती हैं उसमें मज़ीद फीचर्स ऐड किए जाते हैं, दैट इज़ अपडेशन, दैट इज़ सिस्टम मेंटेनेंस विद अपडेशन। तो मेंटेनेंस में बेसिकली सिस्टम को इम्प्रूव किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस पे काम किया जाता है, सिस्टम को अपग्रेड किया जाता है, जो न्यू रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको अकोमोडेट किया जाता है, जो कि किससे ली जाती हैं, यूज़र से या कस्टमर से, या फिर जो कोड वगैरह है या हमारे जो प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है उसमें अगर कोई एरर्स आती हैं तो उन बग्स को बेसिकली फिक्स किया जाता है, उनको करेक्ट किया जाता है। और रेगुलर मेंटेनेंस इज़ एसेंशियल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिस्टम। जिस तरह आप देखते हो कि आप कोई प्ले स्टोर पर जाके कोई गेम आप डाउनलोड करते हो, अपने मोबाइल वगैरह में, अपने कंप्यूटर वगैरह में आप कोई गेम इंस्टॉल करते हो तो हर कुछ टाइम बाद उसकी अपडेट्स आ रही होती हैं। वो अपडेट्स बेसिकली क्या होती हैं, सिस्टम मेंटेनेंस होती हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है व्हेन टू यूज़ द वाटरफॉल मॉडल, कब आप इसको यूज़ करो। दिस मॉडल इज़ यूज्ड ओनली व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर वेरी वेल नोन, क्लियर एंड फिक्स्ड। यानी जो कस्टमर है उसको पता है कि मैंने क्या चीज़ बनवानी है, उसको एक एक चीज़ जो एक एक पॉइंट है वो क्लियर है, तब वो काम करेगा वाटरफॉल मॉडल पे। क्यों? क्योंकि वाटरफॉल मॉडल में बैकवर्ड जो कंपैटिबिलिटी है ये वो प्रोवाइड नहीं करता, यानी नेक्स्ट फेज़ पे चले गए, फिर अगर यूज़र को लगता है कि ये चीज़ें भी ऐड होनी चाहिए तो फिर वो वापस नहीं जा सकता। सो अगर डॉक्यूमेंट में उसको अपनी जो सारे पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं तो फिर वो वाटरफॉल मॉडल को फॉलो कर सकता है। द प्रोडक्ट डेफिनेशन इज स्टेबल, यानी प्रोडक्ट की डेफिनेशन उसने एक दफ़ा बता दी, वो बाद में चेंज एबल नहीं है। देन technology is understood, there are no ambiguous requirements, the project is short। एक तो प्रोजेक्ट शॉर्ट होगा, दूसरा उसमें कोई एम्बिगस यानी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, तो फिर हम वाटरफॉल मॉडल को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो वाटरफॉल मॉडल इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट, इट हेल्प्स टू फाइंड एरर्स अर्लियर, यानी हर फेज़ की जो एरर्स हैं वो वहीं पे ख़त्म हो गई, इसको इम्प्लीमेंट करना आसान है। ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू
यूज़ है। टेस्टिंग इज़ डन एट एवरी स्टेज, हर फेज़ की अपनी अपनी टेस्टिंग होगी, उसके बाद जब एक फ़ेज़ क्लियर होगी तो वो नेक्स्ट पे मूव करेगा, यानी फर्स्ट फेज़ की जो आउटपुट होगी वो नेक्स्ट के लिए एज इनपुट होगी। तो फर्स्ट अगर कंप्लीट होगी तो सेकंड पे जाएगा ना। इट वर्क्स वेल व्हेन क्वालिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन कॉस्ट और स्केड्यूल। तो इसमें जो कॉस्ट या स्केड्यूल है वो सेकंड पे आ जाते हैं, क्वालिटी जो होती है ज़्यादा अगर आपने को इम्पॉर्टेंट है तो फिर आप इस मॉडल को यूज़ करोगे। डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस की जाती है, इसमें हर जो स्टेज होती है उसके एंड पे डॉक्यूमेंटेशन तैयार की जाती है ताकि जो यूज़र्स हैं वो अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। सो अगर हम इसको सम अप करें तो जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं बेसिकली वहाँ पे हम वाटरफॉल मॉडल को यूज़ करते हैं, और इसमें एक रिजिडिटी होती है, इसमें एक स्ट्रिक्ट अप्रोच होती है कि वापस जो है वो प्रीवियस पेज पे नहीं जा सकते। सो डिसएडवांटेजेस अगर हम इस मॉडल को देखें तो उसमें आ जाते हैं हमारे पास, इट इज़ ओनली सूटेबल फॉर द स्मॉल साइज़ प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स जहाँ पे भी बड़े हमारे पास होंगे वहाँ पे हम इस वाले मॉडल को यूज़ नहीं कर सकते। कॉन्स्टेंट टेस्टिंग ऑफ द डिज़ाइन इज़ नीडेड इफ़ रिक्वायरमेंट्स में चेंज द वाटरफॉल मॉडल में नॉट वर्क, यानी साथ साथ हर फेज़ की टेस्टिंग की जाएगी, और अगर यूज़र जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स चेंज कर देता है एट द एंड तो फिर जो वाटरफॉल मॉडल होगा वो काम नहीं करेगा, यानी इसमें रिक्वायरमेंट चेंजिंग की जो है वो कोई भी ऑप्शन नहीं है। एडजस्ट स्कोप ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल कैन किल अ प्रोजेक्ट, यानी एक दफ़ा आपने शुरू में स्कोप सेट कर दिया, उसके बाद जब उसकी फेजेस चल रही हैं उस दौरान स्कोप अगर चेंज करोगे तो प्रोजेक्ट जो है वो किल हो जाएगा, यानी प्रोजेक्ट वर्किंग मॉडल फिर वो तैयार नहीं होगा। डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट टाइम एंड कॉस्ट फॉर ईच स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी आप इसमें एस्टिमेट कॉस्ट को या टाइम को जब एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि किस फेज़ में कितना जो है वो हमने टाइम लगाना है, आप कोई लिमिट नहीं रख सकते। दिस इज़ नॉट सूटेबल टू हैंडल डायनेमिक चेंजेस इन द रिक्वायरमेंट्स, अगर रन टाइम पे यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज कर देता है तो वहाँ पे फिर हम इस मॉडल को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स हो गए, वहाँ पे जो जहाँ पे फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट चेंज हो रही हैं वहाँ पे आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और जो वर्किंग वर्जन होते हैं प्रोग्राम के कांट बी अवेलेबल अनटिल द फेजेस हैव बीन कंप्लीटेड, जब तक इसकी सारी स्टेजेस जो हैं वो एंड तक कंप्लीट नहीं हो जाती ये वर्किंग जो वर्जन्स हैं वो प्रोग्राम के यूज़र को अवेलेबल नहीं होते। जिस तरह हमारे पास आइट्रेशन मॉडल या प्रोटोटाइप मॉडल में फ़ौरन से जो है वो कोई ना कोई उसकी फ़ेज़ कंप्लीट हो जाती है और यूज़र को वो चीज़ मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है इस तरह का कोई सीन नहीं है, और कस्टमर का जो वैल्यूएबल फीडबैक है वो सिस्टम में ऑन गोइंग जब उसकी डेवलपमेंट फेज़ होती है तब वो उसमें हम ऐड नहीं कर सकते। So waterfall model, you typically don't move backward to previous phases once you are done with them. It's a one-way approach which makes it simple but sometimes less flexible if changes are needed during development. So it is a one-way approach जिसमें आप changes जो हैं वो नहीं कर सकते. It's a rigid approach. It is not a flexible approach. So thanks for watching this video and don't forget to like, share and subscribe Tech and CS department.